जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाते हैं और साथ ही साथ आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। किसान साथियों, आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे नए क्षेत्र में आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल प्रणाली आप कैसे अपना सकते हैं और कैसे इस क्षेत्र में बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना सकते हैं। इस विषय पर आज आपको जानकारी देने वाले हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हनुमान प्रसाद प्रेवा, सह आचार्य मृदा विज्ञान उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा। किसान भाइयों राम राम। आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे नए क्षेत्र या गैर पारंपरिक क्षेत्र में आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल पद्धति कैसे अपनाएं। क्योंकि किसान भाई आप लोग सब जानते हैं, आलू हमारे आहार का एक अभिन्न अंग है और लगभग किसी न किसी रूप में ये प्रतिदिन हमारे आहार में आता है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है और जैसा आप किसान भाई देख पा रहे होंगे कि पिछले 10 से 15 साल में आपकी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन लगभग एक स्थिर हो गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक जलवायु परिवर्तन तो कारण है ही है, इसके अलावा मृदा का स्वास्थ्य जो है वो कम होता जा रहा है। जो हम उर्वरक किसान भाई डालते हैं उनका जो रेस्पॉन्स है क्रॉप के ऊपर वह भी बहुत कम होता जा रहा है। मृदा में कई प्रकार के मुख्य और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी आकी गई है। साथ में ही किसान भाई जैविक खादों का भी समावेश खेत में करना बंद कर दिए, जिसकी वजह से इन सभी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थिर तो हुआ ही है, साथ में ही उनको एक अच्छा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस कारण अब जो हमारा सर्दी बारिश का समय और गर्मी का जो समय था वह अब थोड़ा चेंज हो गया है, वह उसमें कुछ फ्लैक्चुएशन आ गया है। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो मुख्य फसल है, जैसे मूली होगी, मटर सर्दी की ऋतु में जो करते हैं, उनके साथ में उनको नई क्रॉप को, नया फसल को लगाना चाहिए, जिसमें आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल पद्धति ना केवल उनके जोखिम को कम करेगी अपितु लगातार नकदी का प्रवाह करने में भी सहयोग करेगी। पिछले 3 वर्षों से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल पद्धति पर एक अनुसंधान किया जा रहा है, जिसका कि बहुत अच्छा उसका जो परिणाम है प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पे हम आज किसान भाइयों को कैसे आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल पद्धति में क्या क्या हमें फसल का समावेश करना चाहिए और क्या क्या प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको हमें लागू करना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं, आलू आधारित अंतर फसल पद्धति के लिए या अंतर्वर्ती फसल पद्धति के लिए क्या प्राथमिक आवश्यकता है। पहली है आपकी जलवायु एवं तापमान। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि राजस्थान के इस क्षेत्र में लगभग जो तापमान है सर्दियों में वो 15 से 20 सेंटीग्रेड या 15 से 25 सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में रहता है। ऐसे क्षेत्र का चयन नहीं करें जहां पर पाला पड़ता हो, क्योंकि आलू जो है संवेदनशील है पाले के प्रति। तो सर्दी का वह मौसम जहां तापमान 15 से 25 सेंटीग्रेड तापमान रहता है वह आलू आधारित अंतर्वर्ती फसल पद्धति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसके अलावा किसान भाई ये ध्यान रखिए कि इसकी जो तापमान के साथ साथ में जो इसमें मल्च का बहुत बढ़िया जो जैविक मल्च है, जैसे फसल अवशेष हो गया, भूसा हो गया, डंठल हो गए, पत्तियां हो गया, उनका भी इस्तेमाल करने से आपका जो आलू और मूली जो हम लगाते हैं उन पे जो हरापन आ जाता है वह हरापन आने को रोकने में भी जैविक मल्च बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सामान्यतः आलू आधारित अंतर फसल पद्धति के लिए मिट्टी बलुई होनी चाहिए और बलुई दोमट है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में ये ध्यान रखें कि आपकी जो मिट्टी है उसमें जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। यदि पानी का भराव होता है तो उसमें आलू लगाना थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि उसमें आलू पानी के प्रति जल भराव हो जाता है तो कंद उसमें सड़ जाते हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें कि इस प्रकार का खेत का चयन करें जिसमें मिट्टी भुरभुरी हो, बलुई या बलुई दोमट प्रकार की हो और मृदा का जो पीएच है वह लगभग 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब आते हैं कि कैसे खेत की तैयारी करें।
2 से 3 आप कल्टी लगा करके, हैरो लगा करके या पाटा लगा दें। और जब आप पाटा लगाएं या हैरो लगाएं तब उसमें जो आलू के लिए जो अनुशंसित उर्वरक की मात्रा है, जैसे कि एक सामान्य है कि 120 किलो नाइट्रोजन, लेकिन ये परिवर्तित हो सकती है। आपको सबसे पहले अपने खेत का नमूना लेकर के उसकी मृदा जांच करा लेनी चाहिए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसान भाई अब इसके अनुसार आलू के लिए जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक की मांग है या उसकी अनुशंसित मांग है, वह करीब 120 से 150 किलो तक आपका नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस और 80 से 100 किलो आपका पोटास आपको अलग अलग जैसे यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास से देना चाहिए। अब जब खेत की आपने तैयारी कर ली, खेत में अच्छे से फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया, तो अब आती है कि हम मेड़ किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि इसकी खेती ज़मीन पे प्लेन जैसे गेहूं, जो चना, बाजरा हम लगाते हैं वैसे नहीं होती है। इसके लिए हमें मेड़ बनानी पड़ती है। तो जब आपका खेत में पाटा अच्छे से लग जाए तब आप बंड फॉर्मर से आप फुरो बना लें, रिज बेड बना लें। रिज की लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई है 50 से 60 सेंटीमीटर, लगभग इतनी रखें कि जो जिसमें कि 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ाई रखने से आपका पूरा जो आलू की दूरी है वह आपके 30 से 30 सेंटीमीटर, एक कंद यदि 30 सेंटीमीटर यहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा कंद आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। ये तो हो गया हमारे फुरो पे। ऐसे ही दूसरी जो कतार लगाएंगे वो जैसे मेरा हाथ, ये आप चेयर मान सकते हैं, ये मेरा हाथ लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर के आसपास है। तो एक आलू यहाँ लगाएंगे तो दूसरा आलू यहाँ लगाएंगे और इसके सामने कंद से कंद की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास में एक यहाँ, तो 4 कंद हो रहे हैं। इन 4 कंद के बीच में मेरे सामने बहुत जगह खाली है। तो अभी आवश्यकता है कि हमें हर क्षेत्र का समन्वित उपयोग कर सके। जो खाली जगह है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए हमें अंतर्वर्ती फसल पद्धति अपनाना पड़ेगा और ऐसे फसल का चयन करना पड़ेगा जो आलू के परिपक्व होने से पहले हम उसको मिट्टी से निकाल लें, हार्वेस्ट कर लें और बाज़ार में हम उसको बेच दें। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आलू के साथ साथ में इसके लिए हमने मूली ली है। मूली लगभग 35 से 50-55 दिन में परिपक्व हो जाती है। उसके बाद में हमने मटर लिया है। अब इनके लिए क्योंकि हमने बात कर ली कि कतार से कतार की दूरी आलू के लिए हमारी 50 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे कि जो इसमें मटर हम लगाएंगे, मटर की जो बीज से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी है वो होनी चाहिए हमारी एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 25 से सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो इसी 50 सेंटीमीटर की दूरी में हमारे 3 बीज लग गए और फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इस 4 कंद के बीच में टोटल 6 बीज लग गए हमारे मटर के। मूली के लिए जो कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी है वह 10 सेंटीमीटर होती है। तो इस खाली जगह में जो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा बना है उसमें हमारे करीब 10 बीज मूली के लग जाएंगे। अब अच्छे से जब आपने इसमें लगा दिया तो मॉइस्चर आपका उसमें होना चाहिए, नमी अच्छे से होनी चाहिए। नमी होने के बाद में अब करते हैं बीज उपचार। किस प्रकार से कंद, जो आलू के कंद है, एक सबसे पहले किसान भाई ये प्रयास करें कि जो भी बीज कंद लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपकी कुफरी बहार बहुत अच्छी किस्म है, कुफरी सिंदूरी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसमें सोडियम की मात्रा न के बराबर है और इसको कुछ लोग पहाड़ी आलू भी कहते हैं। इसके अलावा आपका कुफरी ललित, कुफरी मोहन, इसके अलावा बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ हैं, उनका पैदावार बाहर से, ललित से और आपका सिंदूरी से थोड़ा कम रहता है। जैसे फोर्टिफाइड में हो गया आपका कुफरी नीलकंठ, कुफरी जामुनिया, ये बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ है जिसके अंदर आयरन और कई प्रकार के मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इस प्रकार के कई प्रकार के इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। तो किसान भाई इस प्रकार की बायोफोर्टिफाइड किस्में भी लगा करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बोने से पूर्व कंदों को उपचारित करना ना भूलें। तो किससे उपचारित करें? या तो मैनकोजेब ले लें, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड हम इसको कर लें, या इसमें हम ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको अच्छे से उसमें बीज को 15 से 20 मिनट तक घोल में डुबो कर रख दें और फिर उसको छांव में सुखा करके आप जो मैंने कतार से कतार और बीज से बीज की या कंद से कंद की दूरी लगाई है उस पे आप
उस पर अच्छे से इसको ज़मीन में रोपित कर दें, ज़मीन में लगा दें। अब आती है कि अब हम इसमें सिंचाई कैसे करें। पूर्व में ही हमने बताया है कि खेत में जब आप मेड़ बनाते हैं या रिज बनाते हैं तो उसमें उपयुक्त नमी होनी चाहिए, और बीज लगाने से पूर्व, अपचोरित करने से पूर्व ये भी ध्यान रखिए कि किसी बोरे में यदि हम जो बीज लेके आ रहे हैं, कंद लेके आ रहे हैं, तो उस पर पानी का थोड़ा छिड़काव कर दें। और 5 से 7 दिन बाद में देखेंगे, 5 से 7 दिन बाद में आप देखेंगे किसान भाई उसमें कंद में से जो अंकुरित हो जाएंगे उनको अच्छे से मैनकोजेब से या आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचारित करके फिर आप लगाएंगे तो 10 से 15 या 20 दिन के अंदर ये अंकुरित हो जाएंगे। जैसे ही अंकुरित होते हैं किसान भाई पूरे के पूरे खेत के ऊपर या रिज फुरो के ऊपर आप इस पर मल्च, जो जैविक मल्च है उसको बिछा दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी होनी नहीं चाहिए। तो किसान क्या करते हैं कि खुला पानी देते हैं, और जैसा हम जानते हैं कि आज के इस क्षेत्र में हमारे पास में पानी की बहुत समस्या है, तो किसान भाई ड्रिप का व्यवस्था कर सकते हैं। ड्रिप यदि किसान भाई नहीं ले पाते हैं तो फुहारा विधि से आप इसमें हर 10 से 12 दिन के अंतराल पे इसमें आप पानी दें। क्योंकि आप खेत के ऊपर, रिज के ऊपर पूरा जैविक मल्च लगा रखे हैं, यदि आप फुहारा विधि से भी पानी देते हैं तो ऊपर की मिट्टी हटेगी नहीं, क्योंकि पानी सीधा मिट्टी पे नहीं गिर करके आपके मल्च के ऊपर गिरेगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी कट के नहीं जाएगी और आपको मिट्टी को बार बार में अर्थिंग अप करना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आलू और मूली में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यदि वह सूर्य के प्रकाश में आ जाते हैं, कंद और आलू मूली का जो ऊपर का भाग है यदि सूर्य के प्रकाश में आ जाते हैं तो वह हरी पड़ जाती है, और जिसकी वजह से उसमें कड़वापन आ जाता है और जो उपभोक्ता है उसको पसंद नहीं करते हैं। हमने ये पाया है कि हमने विदाउट मल्च और मल्च के साथ में हमने देखा है तो मूली और मटर और आलू का जो पैदावार है मल्च में कहीं ज़्यादा आया है बिना मल्च के। साथ में इसमें हरापन नहीं आया पाया है और इसमें कड़वापन भी नहीं है, पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो मल्च लगाने के कई और अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि मल्च ना केवल खरपतवारों की संख्या को कम करती है अपितु आपके पानी को, नमी को संरक्षित रखने का काम करती है। इसके अलावा जो मल्च है धीरे धीरे जब इसमें पानी जाता है तो धीरे धीरे वह सड़ती है, सड़ करके उसमें जो अपघटन होता है तो उसमें जो पोषक तत्व है वह भी मिट्टी में जाता है और मृदा में, मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा भी बढ़ाने में ये सहायक होती है। इसके अलावा मृदा में जो लाभदायक सूक्ष्म क्रियाशीलता है या सूक्ष्म लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में काम करती है। यदि फसल में किसी प्रकार का कीट या रोग का प्रकोप दिखे तो किसान भाई, जैसे हमने पूर्व में बताया है कि आप मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से कंदों को उपचारित करें। यदि आप करते हैं तो वैसे बीमारी नहीं आएगी। फिर भी यदि सामान्यतः क्या होता है कि इसमें वायरस से संबंधित कुछ बीज में बीमारी आ जाती है तो उस समय इसका जो संक्रमण को प्रसार करने का जो काम है वह जो सफ़ेद मक्खी है वो करती है। तो इसके लिए किसान भाई मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज़ किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि आलू जो है वह निमेटोड के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो एक बार ये देख लें कि कहीं आपके खेत में निमेटोड की संख्या ज़्यादा तो नहीं है। यदि ज़्यादा है तो खेत की तैयारी के समय ही किसान भाई करीब 200 से 400 किलोग्राम नीम की खली आप उसमें डाल दें प्रति हेक्टेयर। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसके अलावा भी एक वेलम प्राइम नाम का एक रसायन आता है जो करीब 200 से 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप पानी में उसको घोल करके प्रति एकड़ में आप उसको डालने से भी निमेटोड की मात्रा कम होती है या न के बराबर होती है। यदि आपके पास में दोनों ही चीज़ें नहीं हैं और आपके खेत में यदि नीम है तो उसको आप उसकी अच्छे से गोबर की खाद या केंचुए की खाद उस नीम की पत्तियों से बना करके भी आप यदि डालते हैं तभी आपको कई अच्छा गुना उसका निमेटोड के प्रति उसका प्रभाव मिलता है। अब आती है कि हम कब कब इसको हमको फसल को हार्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब आप इसमें लगातार पानी दे रहे हैं आपको किसी इंटरकल्चर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेड़ पे लगाते हैं इसमें, क्योंकि जब मल्च लगाते हैं तो खरपतवार की संख्या बहुत ही कम आती है। फिर भी यदि खरपतवार आपको बड़े खरपतवार दिखें तो उनको आप हाथ से उनको उखाड़ करके बाहर फेंक दें और 35 से
50 दिन के बीच में मूली जैसे जैसे मोटी होती जाए आप उसमें से निकाल लेंगे। तो एक चीज़ आप देखिए किसान भाई, जब 35 दिन से मूली पकना स्टार्ट हो जाती है और 50 दिन तक पकती है, इसी समय आलू में या आलू के पौधे में कंद का निर्माण होता है और वो करीब 35 दिन 30-35 दिन 40 दिन से स्टार्ट होकर के शुरुआत होकर के लगभग 80-90 दिन तक लगातार इसमें कंद का निर्माण होता रहता है। तो जब हमने मूली उसमें से निकाल ली, 35 दिन से हम निकालना स्टार्ट किए, 50 दिन तक हमने निकाल दिया, तो आलू को फूलने के लिए जगह मिल गई। ऐसे ही जैसे ही हमने इसको हार्वेस्ट किया मूली को और बाज़ार में बेचा, तो किसान भाई को लगातार नकदी का प्रवाह हुआ, लगातार उसको बाज़ार से कैश का पैसा उसको लगातार मिलता रह गया, तो उसकी ज़रूरतें पूरा कर सकता है। जैसे ही मूली को उन्होंने खेत से निकाल लिया, तब मटर में आपका फूल आना स्टार्ट हो जाता है 50 दिन के आसपास, और वह करीब 60 दिन से लेकर के 80 दिन तक आपको मटर, भरपूर मात्रा में मटर देते हैं। उन मटरों को भी किसान सीधा दे करके किसान बाज़ार में बेच करके अच्छा उत्पादन ले सकता है। ना केवल मूली, मटर, आलू हमें पता है ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन मटर हमारा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूली हमें कई प्रकार के मिनरल्स देती है, तो ये एक संतुलित आहार का भी पार्ट है। ये केवल बाज़ार में बेच करके फ़ायदा तो ले सकते हैं किसान भाई, इसको अपने आहार में लेकर के अपने परिवार का सभी सदस्यों का भी स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। किसान भाई, जैसे ही आप मूली को खेत से निकाल लें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 35 से 50-55 दिन में, तो करीब 50 दिन के आसपास आपकी करीब आपकी पूरी मूली आप खेत से निकाल लेंगे। उस समय जो कंद का आकार है वो धीरे धीरे भी बढ़ने लगेगा। अब कंद का आकार और उनकी भंडारण क्षमता अच्छे से बढ़े, उसके लिए आपको पोटेशियम सल्फेट, याद रखें पोटेशियम क्लोराइड नहीं, जिसको आप किसान भाई किसान खाद भी कहते हैं, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं लेना है, पोटेशियम सल्फेट ही लेना है। यदि आप पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे और उसका स्प्रे किए 1% का, तो आपकी फसल में जलन हो जाएगी, फसल नुकसान हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप पोटेशियम सल्फेट का 1% का घोल बनाएं। 1% का घोल बनाने का मतलब हो गया 100 लीटर पानी में 1 किलो पोटेशियम सल्फेट ला करके घोल लें, और उसको ऊपर आप या तो स्प्रेयर से, या आपके पास में यदि झारा है तो उससे आप पूरी फसल के ऊपर आप उसमें ड्रेंचिंग करें या स्प्रे कर दें। पहला हो गया आपका 50 से 60 दिन के ऊपर आपने स्प्रे किया, और दूसरा स्प्रे आप फिर से पोटेशियम सल्फेट का स्प्रे करेंगे लगभग 70 से 80 दिन के बाद में, जिससे क्या होगा कि जो कंद है उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उनका आकार भी बढ़ेगा, साथ में उनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो लगभग 90 दिन का ये जब आपकी फसल हो जाए, तब इसको हम डीहोल्मिंग करते हैं। डीहोल्मिंग के लिए क्या करना होता है कि जो आलू की ऊपर की जो तने हैं या पौधा है, उसको ज़मीन सतह से हम उसको काट देते हैं, जिससे कि जो कंद है ज़मीन के अंदर उनका गुणवत्ता बढ़ जाए और उसके जो भंडारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। किसान भाई आप देखते होंगे कि बाज़ार में जो हाट लगते हैं लोकल, कुछ किसान भाई आलू लेके आ जाते हैं और कम कीमत पे दे देते हैं, क्योंकि उनकी वो 60 दिन 70 दिन 80 दिन पे निकाल कर बेच देते हैं, जो उनको हम ज़्यादा समय तक भंडारित नहीं कर सकते। तो अच्छा उपज लेने के लिए, गुणवत्ता युक्त उपज लेने के लिए किसान भाई डीहोल्मिंग ज़रूर करें। डीहोल्मिंग का मतलब हो गया, फिर से मैं पुनः बता दूँ, ऊपर का करीब 90 दिन की फसल हो जाए, 90-95 दिन की फसल हो जाए, तो पानी देना बंद कर दें। पानी देना आपने जैसे ही फसल हार्वेस्ट करेंगे 20 दिन 15 दिन पहले, तो पानी देना बंद कर दें, और उस समय आप उसके ऊपर से आप उसको काट लें। और जो ऊपर का हरा चारा आपने आलू का काटा, उसको आप किसान भाई अपने पशुओं को, मवेशियों को चराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 10 से 15 दिन के बाद में उसको एज सच ही मिट्टी के अंदर आलू को पड़ा रहने दें, जिससे कि आलू की ना केवल गुणवत्ता बढ़ेगी, अपितु उसकी भंडारण क्षमता भी बढ़ती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि किसान भाई अच्छी किस्म का चयन करते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी ललित, इस प्रकार से कुफरी यदि आपने बायोफोर्टिफाइड वैरायटी लेते हैं, उसमें पैदावार थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर है, तो उसका बाज़ार में आपको अधिक मूल्य मिल सकता है, जिसमें आपका हो सकता है कुफरी नीलकंठ, कुफरी जामुनिया। जामुनिया का मतलब है जैसे हम जामुन कैसे होता है, जामुन का ऊपर का कलर जामुनिया होता है, अंदर काटते हैं तब भी, तो आलू भी पूरा का पूरा आपको वैसे अंदर से भी उसका जो पल्प है वह भी जामुन कलर का, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार एक अच्छी किस्म का
चयन करके किसान नए क्षेत्र में ना केवल लगातार नकद का प्रवाह कर सकते हैं, मूली ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं और आलू के लास्ट में एक ही क्षेत्र से वह आलू भी पैदावार ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लगभग यदि हम केवल आलू की फसल लेते हैं तो वो करीब हमें 30 से लेकर के 40 टन प्रति हेक्टर पैदावार देती है। लेकिन यदि आपने इसमें आलू के साथ में आपने मूली ले ली, आलू के साथ में मूली और मटर तीनों का आपने समावेश कर दिया, तो इनका जो इक्विवेलेंट यील्ड है वह इस यील्ड से भी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टर आप आलू तो लेंगे, साथ में आपको अतिरिक्त में मूली की पैदावार मिलेगी और मटर की भी पैदावार मिलेगी, जिससे किसान भाई समृद्ध होंगे और कम क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण।